नमस्कार साथियों, मैं विवेक आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम एमएड के थर्ड सेमेस्टर के एक टॉपिक शैक्षिक तकनीकी के सैद्धांतिक आधार के संबंध में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, शैक्षिक तकनीकी के सैद्धांतिक आधार। हम किसी भी तकनीकी, किसी भी मान्यताओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उस नियम, उस सिद्धांत या उस मान्यता के पीछे कोई ना कोई दार्शनिक मान्यता अवश्य ही होती है, ठीक है। और वही मान्यताएं, वही दार्शनिक मान्यताएं शैक्षिक तकनीकी के संबंध में भी होती हैं। तो उन्हीं शैक्षिक तकनीकी के दार्शनिक मान्यताओं को, दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक मान्यताओं को उसके सैद्धांतिक आधार कहा जाता है। तो यहाँ पे हम शैक्षिक तकनीकी के सैद्धांतिक आधारों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो सैद्धांतिक आधार, आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रचलित तकनीक या किसी आधारभूत दार्शनिक मान्यताओं व सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। शैक्षिक तकनीकी भी कुछ विशेष व मूलभूत दार्शनिक व सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है। यही मान्यताएं शैक्षिक तकनीकी के सैद्धांतिक आधार कहलाते हैं। अब यहाँ शैक्षिक तकनीकी के 3 मुख्य सैद्धांतिक आधारों की विवेचना की जा रही है, क्योंकि यही हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। शैक्षिक तकनीकी के मनोवैज्ञानिक आधार, शैक्षिक तकनीकी के संप्रेषण आधार, शैक्षिक तकनीकी के वर्गीकीय या टैक्सोनॉमी आधार, ठीक है। इन तीनों आधारों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शैक्षिक तकनीकी के मनोवैज्ञानिक आधारों के संबंध में चर्चा करेंगे। अर्थात शैक्षिक तकनीकी किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ी हुई है, यही इसके मनोवैज्ञानिक आधार भी कहलाते हैं। तो यदि हम शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति के संबंध में चर्चा करें, शैक्षिक तकनीकी के सिद्धांतों और नियमों को ध्यान से, बारीकी से देखा जाए तो हमें उसमें मनोविज्ञान के 3 संप्रदायों की विचारधाराओं का समावेश मिलता है, जिसमें से एक है व्यवहारवाद, जिसे बिहेवियरिज्म के नाम से भी जानते हैं। दूसरा संज्ञानवाद, जिसे हम कॉग्निटिविज्म के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा संरचनावाद, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये शैक्षिक तकनीकी के ये 3 मनोवैज्ञानिक आधार माने जाते हैं। साथियों, आपने इन तीनों के विषय में आपने पूर्व में पढ़ा होगा, लेकिन हम बड़े संक्षिप्त रूप में इसकी पुनः चर्चा करेंगे। आप यह समझ सकते हैं कि शैक्षिक तकनीक के इन तीनों मनोवैज्ञानिक आधारों में सबसे पहला है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद मनोविज्ञान का वह संप्रदाय जो यह मानता है कि बालक का अधिगम उसके द्वारा किए गए व्यवहार के द्वारा ही संभव है। बालक जो क्रियाएं करता है उसी से वह सीखता है, ठीक है। तो यह स्पष्ट है कि शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है? अधिगम को प्रोत्साहित करना तथा प्रभावशाली बनाना। शिक्षण के प्रारूप और शैक्षिक तकनीकी से प्रभावित होती है। शैक्षिक तकनीकी संप्रेषण और अंतः क्रियाशीलता को प्रोत्साहित करती है। अर्थात शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य, हमने देखा था कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। शिक्षक और छात्र एक दूसरे से संप्रेषण के द्वारा और
शैक्षिक में शिक्षण में जो है शिक्षण अधिगम की सामग्रियों के उपयोग द्वारा अंतःक्रियाशीलता को में बढ़ावा देती है शैक्षिक तकनीकी, ठीक है ना। और इन्हें ही हम सम्मिलित रूप से जो है अंतःक्रिया कहते हैं, अर्थात संप्रेषण और शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उपयोग द्वारा जो हम प्रभावशाली शिक्षण करते हैं, तो शिक्षक और छात्र के बीच जो बातचीत होती है, जो ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है, यह अंतःक्रिया कहलाती है। तो इसके संबंध में मूरे ने कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया को 3 भागों में यहाँ पर बांटा है। एक विद्यार्थी पाठ्यवस्तु अंतःक्रिया, दूसरा विद्यार्थी शिक्षक अंतःक्रिया और तीसरा विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया। अर्थात कक्षा में जो अंतःक्रिया होती है, इसी अंतःक्रिया में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। और इसका मतलब सीधा सीधा संबंध यह है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षक और छात्र के बीच, शिक्षक छात्र शिक्षक छात्र के बीच और छात्र पाठ्यवस्तु के बीच, छात्र और छात्र के बीच, इन 3 प्रकार की अंतःक्रियाएं कक्षा में होती हैं, ठीक है। और यही अंतःक्रियाएं, ये जो अंतःक्रियाएं हैं, यह सीधे सीधे बालक के मनोविज्ञान से संबंधित हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी पाठ्यवस्तु अंतःक्रिया का मतलब विद्यार्थी और पाठ्यवस्तु के बीच जो अंतःक्रिया होती है, या अर्थात विद्यार्थी जो पाठ्यवस्तु द्वारा जो सीखते हैं, अधिगम करते हैं, वो विद्यार्थी पाठ्यवस्तु अंतःक्रिया कहलाती है। विद्यार्थी शिक्षक अंतःक्रिया, अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो बातचीत होती है, उसके द्वारा जो बालक सीखते हैं, उसे विद्यार्थी शिक्षक अंतःक्रिया कहते हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया, कभी कभी कक्षा के अंदर विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से बातचीत करके कुछ न कुछ सीखते हैं, तो इसे विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया कहते हैं। मूरे द्वारा दिए गए इस कथन के बाद विद्वानों ने शैक्षिक तकनीकी को इन अंतःक्रिया के प्रकारों से संबंधित करते हुए जो है शिक्षण कार्य क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो ये जो अंतःक्रियाएं होती हैं तीनों प्रकार की, ये सीधे ही सीधे मनोविज्ञान से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। अधिकतर संज्ञानवादी यह मानते हैं कि शिक्षार्थी पाठ्यवस्तु अंतःक्रिया शैक्षिक तकनीकी में जो है अधिक महत्वपूर्ण है। संज्ञानवादी जो है शिक्षार्थी पाठ्यवस्तु की अंतःक्रिया को शैक्षिक तकनीकी में महत्वपूर्ण मानते हैं। वो मानते हैं कि अर्थात संज्ञानवाद का आपने जो है ये कहते हैं कि शिक्षार्थी पाठ्यवस्तु का जब अध्ययन स्वयं करता है, ठीक है, तो उससे वह अधिक सीख सकता है, ठीक है ना। तो हम शैक्षिक तकनीकी का उपयोग शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु के बीच अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाने में करें तो वह अधिक लाभकारी होगा। इसी तरह जो है संरचनावादी मूरे की सामाजिक अंतःक्रिया, अर्थात ये जो अंतिम 2 अंतःक्रियाएं हैं, विद्यार्थी शिक्षक अंतःक्रिया और विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया, ये दोनों ही सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। अर्थात इनमें 2 अलग प्रकार के व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, अंतःक्रिया होती है, इसलिए इन्हें सामाजिक अंतःक्रिया भी कहते हैं। तो मूरे की ये जो 2 सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, इन दोनों सामाजिक अंतःक्रियाओं में विद्यार्थी शिक्षक अंतःक्रिया और विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया को जो है विद्यार्थी पाठ्यवस्तु अंतःक्रिया में उपयोगी मानते हैं। अर्थात जो है संरचनावादी ये मानते हैं कि विद्यार्थी और पाठ्यवस्तु के बीच जो अंतःक्रिया होती है, उसमें मूरे की ये जो 2 सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं, ये अधिक प्रभावशाली हैं, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संज्ञानवादी संरचनावादी इन दोनों ही मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, और ये मानते हैं कि मूरे की सामाजिक अंतःक्रिया विद्यार्थी पाठ्यवस्तु की अंतःक्रिया के लिए अधिक उपयोगी है, ठीक है। तो आइए ये जो हमारे मनोविज्ञान के जो तीनों संप्रदाय हैं, ये शैक्षिक तकनीकी से किस प्रकार से संबंधित हैं, उसके संबंध में हम बड़े ही संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारवाद, तो
शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारवाद को जानने के लिए व्यवहारवाद की थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, व्यवहारवाद जो है 20वीं शताब्दी में यह पशुओं पर सीखने के प्रयोग के रूप में प्रारंभ हुआ। अर्थात जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रयोगों द्वारा प्रयोग शुरू किया सबसे पहले पशुओं पर, और इन पशुओं के अधिगम के संबंध में जो भी निष्कर्ष उन्होंने प्राप्त किए इसको मानवीय अधिगम पर भी लागू किया, और लागू करने के बाद मानवीय अधिगम पर इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो इसमें सबसे प्रमुख व्यवहारवादी रहे B.F. स्किनर, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने जब मानवीय अधिगम में, जो कि ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने जब मानवीय अधिगम का कार्यात्मक विश्लेषण किया तो उस प्रक्रिया में उन्होंने जो कक्ष में शाब्दिक व्यवहार होते हैं उन शाब्दिक व्यवहारों में सुधार करने के लिए अपनी पुस्तक द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था के सुधार हेतु विभिन्न प्रणालियों का प्रतिपादन किया। आप जानते हैं कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि बालक जो है जो भी व्यवहार करता है, जो भी अपने द्वारा क्रियाएं करता है, उन्हीं क्रियाओं के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग बालक के व्यवहार में बदलाव के लिए या बालक के द्वारा जो भी व्यवहार करके जो चीज़ें सीखेगा उसमें शैक्षिक तकनीकी का उपयोग हम करें। तो उसमें सबसे अग्रणी मनोवैज्ञानिक रहे B.F. स्किनर। इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी में अभिक्रमित अनुदेशन का जो है प्रतिपादन किया। अभिक्रमित अनुदेशन बालक के व्यवहारों द्वारा अधिगम कराने की प्रक्रिया है। अर्थात जब आप शैक्षिक तकनीकी में अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी में जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसमें बालक कुछ क्रियाएं करता है, कुछ प्रश्नों का उत्तर देता है और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर द्वारा वह अधिगम करता है, अर्थात कुछ व्यवहार करता है। ठीक है, तो जो शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारवाद का समावेश है वह B.F. स्किनर के योगदान द्वारा माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से संज्ञानवाद, शैक्षिक तकनीकी में संज्ञानवाद के बारे में आपने पूर्व में अध्ययन किया होगा। अब संज्ञानवाद क्या है? संज्ञानवाद जो है संज्ञानात्मक विज्ञान ने जो है अधिगम की व्यवहारवादी विचारधारा में एक बड़ा ही परिवर्तन लाया। यानी कि संज्ञानवादी ये मानते हैं कि बालक केवल व्यवहार द्वारा ही नहीं सीख सकता, बल्कि उसकी कुछ स्वयं की मानसिक योग्यताएं होती हैं, कुछ मानसिक क्षमताएं होती हैं। उन मानसिक क्षमताओं के द्वारा भी बालक सीख सकता है। ठीक है ना, केवल व्यवहार द्वारा सीखे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो इसलिए संज्ञानात्मक विज्ञान में व्यवहारवादी विचारधारा में एक बड़ा ही परिवर्तन लाया और संज्ञानवादी सिद्धांतों के द्वारा मस्तिष्क आधारित अधिगम को स्पष्ट किया गया। मस्तिष्क आधारित अधिगम का तात्पर्य यही है कि बालक के मानसिक क्षमताओं के द्वारा अधिगम। संज्ञानवादी ये मानते हैं कि मानव स्मृति अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। संज्ञानवादी सिद्धांतों के बाद संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों की रूपरेखा में कई नए प्रतिमान आए जो शैक्षिक तकनीकी में शामिल किए गए, जैसे कि एटकिंसन शिफ्रिंग स्मृति प्रतिमान, ब्रेडले का सक्रिय स्मृति प्रतिमान, ब्रेडले का एक्टिव मेमोरी मॉडल जो है ये क्या है, ये दोनों संज्ञानवादी प्रतिमान है जो कि शैक्षिक तकनीकी में शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, तो व्यवहारवाद संज्ञानवाद से इस प्रकार से भिन्न है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि बालक व्यवहार द्वारा सीखता है, लेकिन संज्ञानवादी ये मानते हैं कि व्यवहार के अतिरिक्त बालक की कुछ अपनी मानसिक क्षमताएं होती हैं, उनके द्वारा भी बालक अपनी सूझ के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा वो किसी चीज़ को क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो संज्ञानवाद के मान्यताओं का, उसके सिद्धांतों का उपयोग करते हुए कंप्यूटर विज्ञान में
सूचना और तकनीकी के संज्ञानात्मक विज्ञान को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यानी कि कंप्यूटर की जो आपने देखा होगा, कंप्यूटर में दो प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि तत्काल रूप से किसी चीज़ को प्रोसेस करती है, ठीक है ना। तो इसी तरह मानव मस्तिष्क भी होता है जिसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसमें वह तत्काल रूप से सीखे गए तत्काल रूप से जो भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है वह समस्याओं का समाधान करना जो कि अचानक से हो जाता है, ठीक है ना। इसे हम वह बालक के शॉर्ट टर्म मेमोरी के द्वारा ही होता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया है, कंप्यूटर से आया है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो ये शोध हुआ है वह संज्ञानवाद पर ही आधारित है, ठीक है। दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, बालक की वे मानसिक क्षमताएं जो कि लंबे समय तक मस्तिष्क में जो है वह धारण करके रखता है, आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करता है, वे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। और ये दोनों ही संप्रदाय कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीक द्वारा आया है और यह दोनों ही संज्ञानवाद पर आधारित है, ठीक है। तो इस प्रकार से संज्ञानवाद शैक्षिक तकनीकी में सम्मिलित हुआ है। आप नाओम चॉम्स्की के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि नाओम चॉम्स्की का संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी में संज्ञानवाद बालक के अधिगम में उसकी मानसिक क्षमताओं के विकास के मानसिक क्षमताओं के विकास के उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी में संरचनावाद किस प्रकार से सम्मिलित है। संरचनावाद, तो सबसे पहले हम संरचनावाद के संबंध में ही चर्चा करते हैं जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से भी अंग्रेजी में जाना जाता है। संरचनावाद एक अधिगम का सिद्धांत है जिसकी यह मान्यता है कि जैसे जैसे बालक अपने आसपास की परिस्थितियों और वस्तुओं से अंतःक्रिया करता है तो इनसे प्राप्त नई सूचनाओं के उपयोग से बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। अर्थात अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, बालक जब उनसे अंतःक्रिया करता है, बातचीत करता है, यानी उनसे अंतःक्रिया करता है, उनके द्वारा जब सीखने का प्रयास करता है तो वह अपने मस्तिष्क में कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं, कुछ ज्ञानात्मक संरचनाएं बनाता है और उन्हीं संरचनाओं के द्वारा वह अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये जो संरचनावादी हैं ये अपने आसपास की वस्तु, एक कक्षा में क्या होती है, कक्षा में विद्यार्थी होते हैं और विद्यार्थी के अतिरिक्त उसका पाठ्यक्रम और शिक्षक होते हैं। तो इन्हीं के बीच अंतःक्रिया होगी इसके आसपास, क्योंकि कक्षा में यही दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक तो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के आसपास दूसरे विद्यार्थी और इसके अतिरिक्त शिक्षक, ठीक है ना। तो ये जो शिक्षक और विद्यार्थी और विद्यार्थी इन दोनों के बीच अंतःक्रिया के द्वारा बालक सीखता है, ऐसा मानते हैं संरचनावादी। और शिक्षक विद्यार्थी की अंतःक्रिया, विद्यार्थी और विद्यार्थी की अंतःक्रिया, ये दोनों ही सम्मिलित रूप से प्रभावित करते हैं किसको, विद्यार्थी और पाठ्य वस्तु की अंतःक्रिया को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संरचनावादी अधिगम वातावरण विद्यार्थियों को अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों के उपयोग से नए संबंधित ज्ञान और संप्रतियों के अधिगम में सहायता करता है, ठीक है। संरचनावादी वातावरण में शिक्षक एक सहायक के रूप में होता है जो बालक को निर्देशन देने का कार्य करता है, जिससे कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है, ठीक है। तो आप आगे शैक्षिक तकनीकी में बहुत सारे ऐसे शिक्षण अधिगम की विधियों को पढ़ेंगे, प्रविधियों को पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षक एक मात्र सहायक के रूप में होता है और बालक स्वयं पाठ्यवस्तु के में जो भी ज्ञान है उसको वो स्वयं ही सीखते हैं, शिक्षक उसमें एक सहायक के रूप में होता है। ऐसा आप आगे आने वाली शैक्षिक तकनीकों में
शैक्षिक तकनीकों में आने वाली विधियों प्रविधियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक संरचनावादी शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि बालक का पूर्व ज्ञान और अनुभवों सिखाए जाने वाले संप्रत्यय से संबंधित हों। जब भी हम पाठ्य योजनाओं का निर्माण करते हैं तो आपने देखा होगा कि बालकों के पूर्व ज्ञान द्वारा उस पाठ्य योजनाओं को जो है संबंधित किया जाता है। तो ये भी एक शैक्षिक तकनीकी ही है। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी इस प्रकार से, शैक्षिक तकनीकी में ये जो संरचनावाद है इस प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना, तो संरचनावादी दृष्टिकोण के साथ शैक्षिक तकनीकी में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले शिक्षकों को ऐसी प्रौद्योगिकियों का चयन करना चाहिए जो समस्या समाधान के वातावरण में पूर्व ज्ञान को सुदृढ़ करती हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और संरचनावाद की जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं वह पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं और शैक्षिक तकनीकी को बड़े ही और जो है शैक्षिक तकनीकी को के सिद्धांतों में जो भी विधियां प्रविधियां सिद्धांत शैक्षिक तकनीकी के जो भी बने हुए हैं वह इन तीनों ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से भरपूर रूप से प्रभावित होते हैं। तो आशा है कि आप शैक्षिक तकनीकी के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक आधारों के बारे में समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।